गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा का व्याकरण। अब तक हम सभी लोगों ने वाक्य के निर्माण की इकाई स्वनिम के बारे में अध्ययन कर लिया है। हम लोगों ने देखा कि स्वनिम वह छोटी सी छोटी ध्वन्यात्मक संरचना है जिससे छोटी कोई इकाई भाषा में नहीं हो सकती। यह स्वनिम एक उच्चारित इकाई होती है। स्वनिम जब लिखित रूप में आता है तो उसे लेखिम कहा जाता है। स्वनिम को अंग्रेजी में फोनिम्स और लेखिम को अंग्रेजी में ग्राफिम कहा जाता है। एक स्वनिम का उच्चारण जब कई लोग या कई बार करते हैं तो उसके ध्वनि रूप अलग हो सकते हैं, किंतु उसके लिए एक ही स्वनिम का प्रयोग किया जाता है। किंतु स्वनिम जब लेखिम के रूप में या लिखित रूप में आता है तो उसके कई रूप होते हैं। जैसे फ ध्वनि के लिए अंग्रेजी में पी और पीएच दो तरह के लेखिमों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ग्राफिम कहा जाता है। ग्राफिम के बाद जिस इकाई का हम अध्ययन करेंगे वह है रूपिम। रूपिम जो है इसे मार्फिम भी कहा जाता है। यह शब्द से छोटी और स्वनिम से बड़ी इकाई है। आइए हम देखते हैं कि रूपिम क्या है। रूपिम को अंग्रेजी में मार्फ कहा जाता है। हमने देखा था कि जो स्वनिम था वह भाषा की छोटी सी छोटी इकाई थी, किंतु यह एक उच्चारित इकाई थी और इसकी एक विशेषता और थी कि जो स्वनिम है वह अर्थवान इकाई नहीं होती थी। यहाँ पर जो रूपिम है यह रूपिम भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। लघुतम का मतलब छोटी से छोटी, सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। इस तरह से रूपिम जो है वह भाषा की ऐसी छोटी सी छोटी इकाई है जो सार्थक होती है। जो रूपिम है इससे और छोटे अर्थयुक्त खंड नहीं किए जा सकते हैं। रूपिम एक अमूर्त यानी यह प्रकट रूप में नहीं, यह विचार रूप में एक मानसिक संकल्पना है। इस तरह से हमने देखा कि रूपिम क्या है। रूपिम जब उच्चारण और लेखन में आता है यानी जब इसका प्रयोग उच्चारण और लेखन में व्यवहारिक रूप से किया जाने लगता है तो इसे रूप कहते हैं। अगली बात जो है वह है संरूप। जो रूपिम है इसी का वास्तविक व्यक्त रूप संरूप है और जो संरूप है वह कई हो सकता है। जैसे मेज शब्द है तो मेज शब्द जब तक यह विचार में है तब तक यह रूपिम है, किंतु जब यह उच्चारण और लेखन में आया तो यह क्या बन गया? रूप बन गया। जब हम कहते हैं कि मेज, तो मेज जो शब्द है यह जब प्रत्यक्ष रूप में सामने आया, यह कई रूपों में प्रत्यक्ष हुआ तो यह संरूप हो गया। तो जैसे लोहे की मेज, लकड़ी की मेज, गोल मेज, चौकोर मेज, लंबी मेज, ये सभी मेजों के जो प्रत्यक्ष रूप हैं यही संरूप हैं। जब रूपिम उच्चारण और लेखन में आया तो वह रूप बन गया और जब रूपिम कई आकारों प्रकारों में प्रत्यक्ष हुआ तो वह संरूप बन गया।
जैसे जब हम मेज शब्द का उच्चारण करते हैं या मेज शब्द जब हम कहते हैं तो मेज की जो मानसिक संकल्पना है वह रूपिम है, और जब मेज को लेखन और उच्चारण में प्रयोग किया गया तो वह रूप हो गया, और जब उस मेज को प्रत्यक्ष किया गया व्यवहारिक रूप में तो उसके कई आकार प्रकार आए तो वह संरूप बन गया। इसी तरह से एक शब्द है सत। सत शब्द जब तक विचारों में है तब तक वह क्या है? रूपिम है, और इस सत शब्द का अर्थ अच्छा होता है, और जब यह सत शब्द उच्चारण और लेखन में आया, जब इसका उच्चारण किया गया और इसको लिखा गया कॉपी में तो यह रूप कहा जाने लगा। जब इस सत शब्द के कई फॉर्म आए, कई रूप आए, जैसे सत आया, सद आया, सन आया, सच आया, तो यहां पर जो सतरूप है इसके कई फॉर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, सत, सद, सन और सच। तो इस तरह से हमने पाया कि इस सत शब्द से या इस सतरूप से जो शब्द बना, सतरूप, सद्भाव, सन्मार्ग, सच्चरित्र, इस तरह से इस सत के कई फॉर्म, कई रूप हुए। सत्पुरुष, सद्भाव, सन्मार्ग, सच्चरित्र, तो यहां सभी का, चाहे वह सत हो, चाहे वह सद हो, चाहे वह सन हो, चाहे वह सच हो, सभी का एक ही अर्थ होता है, वह होता है अच्छा। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रूपिम क्या होता है। अब एक बार पुनः हम रूपिम को समझने का प्रयास करते हैं। रूपिम वस्तुतः आधुनिक भाषा विज्ञान की एक नवीन संकल्पना है। यह एक नई संकल्पना, नया विचार है जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग किया गया है। यह भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के वैज्ञानिक विश्लेषण के उपरांत अस्तित्व में आई है, जिसका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। तो यह रूपिम क्या है कि भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई, ऐसी छोटी सी छोटी इकाई जिसके हम अर्थ कर सकते हैं, जिसका सार्थक अर्थ होता है, वह रूपिम होता है। रूपिम और क्या होता है कि किसी भी शब्द के जो सार्थक खंड होते हैं वे भी रूपिम कहलाते हैं। तो जो रूपिम है उसका निर्माण जो किया जाता है वह ध्वनियों या स्वनिमों से किया जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि भाषा की सार्थक जो ध्वनियां हैं वही क्या हैं? रूपिम हैं। आप यहां समझिए, एक शब्द है गुरुता। गुरुता में दो तरह के रूपिम हैं, एक गुरु है और एक ता है। तो यहां पर जो गुरु का अर्थ है वह भारी या बड़ा है, और ता का अर्थ जो है वह बड़प्पन है। तो यहां पर गुरु और ता दोनों अलग अलग रूपिम हुए। शब्द से जो छोटी इकाई होती है वह वस्तुतः रूपिम कहा जाता है। शब्द का जो निर्माण होता है वह इन्हीं रूपिमों से किया जाता है। शब्द या तो एक रूपिम से निर्मित होते हैं या एक से अधिक रूपिमों से निर्मित होते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से एक है घोड़ा। जो घोड़ा शब्द है यह वस्तुतः एक रूपिम से निर्मित है, क्योंकि यह एक सार्थक लघुखंड है जिसका एक अर्थ प्रतीत हो रहा है। किंतु एक से अधिक रूपिमों से भी शब्द का निर्माण होता है। एक शब्द है सन्मार्ग। यहां पर सन जो एक
रूपिम है और मार्ग दूसरा रूपिम है। इस तरह से जो सन्मार्ग शब्द है वह सन और मार्ग नामक दो रूपिमों से निर्माण हुआ है। जो रूपिम होता है, रूपिम से छोटा हम कोई सार्थक अर्थखंड नहीं कर सकते हैं। रूपिम ही वह लघुतम इकाई है जिससे हम कोई ना कोई अर्थ अवश्य प्राप्त करते हैं। यहां पर एक शब्द है लघुता। लघुता में लघु रूपिम है और तारूपिम है। इसमें लघु का अपना एक अलग अर्थ है और ता का भी अपना एक अलग अर्थ है। लघुता में दो रूपिम है। इसी तरह शब्द है बचपन। बचपन में बच एक रूपिम और दूसरा पन दो रूपिम। इनके भी अपने अर्थ हैं और बच और पन ये छोटे से छोटे सार्थक खंड हैं जो अपने अर्थ को धारित करते हैं। इसमें जो ता, लघुता में ता और बचपन में पन रूपिम का प्रयोग किया गया है, इसका जो अर्थ होता है वह छोटा या बच्चा होता है। हमने देख लिया कि रूपिम सार्थक छोटे से छोटे या अर्थवान खंड हैं। अब हम देखते हैं कि रूपिमों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो रूपिम के वस्तुतः दो प्रकार हैं। एक है स्वतंत्र रूपिम और दूसरा है बद्ध रूपिम। बद्ध रूपिम का अर्थ हुआ कि बंधा हुआ यानी आजाद नहीं। तो जो स्वतंत्र रूपिम है, स्वतंत्र रूपिम वे रूपिम कहे जाते हैं जो अकेले ही शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसा रूपिम जो किसी शब्द के निर्माण में अकेले भागीदारी करता है, उसमें कोई अन्य रूप सहायता नहीं करता है, वे स्वतंत्र रूपिम कहे जाते हैं। जैसे मेज हुआ, कुर्सी, आम, जंगल आदि। ये जो शब्द हैं वस्तुतः ये स्वतंत्र रूपिम भी हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शब्द जो होते हैं वह एक रूपिम के भी हो सकते हैं और एक से अधिक रूपिमों के भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं बद्ध रूपिम पर। बद्ध रूपिम जो होते हैं वे मूल शब्दों या फिर आप कह सकते हैं कि मुक्त रूपिम या स्वतंत्र रूपिम तथा बद्ध रूपिम से मिलकर शब्दों की रचना करते हैं। तो यहां पर जो शब्दों का निर्माण हो रहा है वह मुक्त रूपिम से हो रहा है। यहां पर पहला है देश और प्रेम। ये दोनों अलग अलग आजाद रूपिम हैं और ये मुक्त रूपिम मिल करके जो है जिस शब्द का निर्माण कर रहे हैं वह बद्ध रूपिम कहा गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जो प्रधान शब्द है और मंत्री शब्द है, ये दोनों मुक्त या स्वतंत्र रूपिम हैं। राजकुमार, राज और कुमार जो शब्द है ये दोनों मुक्त रूपिम मिल करके शब्द का निर्माण किए हैं। इस तरह से हम जानते हैं कि शब्दों का जो निर्माण वह स्वतंत्र रूपिम से भी किया सकता है और बद्ध रूपिम से भी होता है। और बद्ध रूपिम के अंतर्गत जो शब्दों का निर्माण होता है वह मुक्त रूपिम से हो सकता है या बद्ध रूपिम से हो सकता है। यहां पर जो अनुज है, यहां पर अनुज में आ ये बद्ध रूपिम है, नुज बद्ध रूपिम है। विज्ञ शब्द है, विज्ञ में बी बद्ध रूपिम है और ज्ञा ये बद्ध रूपिम है। तो अनुज और विज्ञ शब्द में बद्ध रूपिम से शब्दों का निर्माण हुआ है।
शब्दों का निर्माण मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम से भी किया जाता है। इस शब्द में सुंदरता जैसे शब्द है, सुंदरता में सुंदर शब्द जो है वह है मुक्त रूपिम और ता जो है वह है बद्ध रूपिम। इसी तरह लेखक, लेखक में लेख शब्द जो है वह क्या हुआ, मुक्त रूपिम, अक जो है वह बद्ध रूपिम है। इसी तरह कथ आ, कथ कथा धन आ, कथा में कथ शब्द जो है यह मुक्त रूपिम है और आ जो है यह बद्ध रूपिम है। इसी तरह से लघुता में लघु जो है यह मुक्त रूपिम है और ता क्या है, बद्ध रूपिम है। तो शब्दों का निर्माण मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम से मिलाकर भी किया जाता है तथा शब्दों का निर्माण बद्ध और मुक्त रूपिम से भी किया जाता है। जब निर्बल शब्द है, निर्बल में जो निर्रूपिम है यह जो है बद्ध रूपिम है, किंतु बल जो है यह स्वतंत्र या मुक्त रूपिम है। तो इस निर्बल शब्द का जो निर्माण हुआ है वह बद्ध और मुक्त रूपिम से हुआ है। अज्ञात शब्द है, अज्ञात शब्द में आ बद्ध रूपिम है और ज्ञात शब्द जो है या रूप जो है वह मुक्त रूपिम है। यह बद्ध और मुक्त रूपिम से निर्मित हुआ है। सुपुत्र शब्द है, सुपुत्र में सु जो है यह बद्ध रूपिम है और पुत्र जो है यह स्वतंत्र या मुक्त रूपिम है। तो सुपुत्र शब्द का निर्माण जो हुआ है वह बद्ध और मुक्त रूपिम से हुआ है। इस तरह से आपने देखा कि रूपिमों के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्वतंत्र रूपिम या मुक्त रूपिम, ऐसा रूपिम जो अकेले ही शब्द की संरचना करते हैं। दूसरा आपने देखा कि बद्ध रूपिम, बद्ध रूपिम ऐसे रूपिम होते हैं जो मुक्त नहीं होते हैं, ये मिल करके जो है शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आपने यहां देखा कि जो बद्ध रूपिम शब्दों का निर्माण करते हैं ये मुक्त मुक्त रूपिम मिलकर करते हैं शब्दों का निर्माण, बद्ध बद्ध रूपिम मिलकर करते हैं, बद्ध और मुक्त, मुक्त और बद्ध रूपिम मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। अब इस तरह से मुक्त और बद्ध रूपिम को देखने के बाद जो बद्ध रूपिम है उसको भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है या उसके भी कई प्रकार हैं। पहला जो बद्ध रूपिम का प्रकार है वह है प्रत्यय, दूसरा जो प्रकार है वह है शून्य रूपिम और तीसरा बद्ध रूपिम का प्रकार है रिक्त रूपिम और चौथा जो बद्ध रूपिम का प्रकार है वह है संयुक्त रूपिम। जो बद्ध रूपिम है उसका जो पहला प्रकार है वह है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ऐसे बद्ध रूपिम हैं जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं। जो प्रत्यय हैं ये अपने जुड़ने के स्थान पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्व प्रत्यय, दूसरा होता है मध्य प्रत्यय और तीसरा होता है अंत प्रत्यय। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पूर्व प्रत्यय जो होते हैं वे शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, मध्य प्रत्यय शब्द के बीच में जुड़ते हैं और अंत प्रत्यय जो होते हैं वे शब्द के अंत में जुड़ते हैं। पहला इसमें है पूर्व प्रत्यय। पूर्व प्रत्यय को अंग्रेजी में प्रेफिक्स भी कहा जाता है। जो पूर्व प्रत्यय होते हैं वो मुख्यतया बद्ध रूपिम होते हैं जो किसी मूल शब्द या मुक्त रूपिम के साथ मिलकर नया शब्द बनाते हैं। हिंदी में इन्हें आप उपसर्ग भी कहते हैं।
एक शब्द है अज्ञान। जो अज्ञान शब्द है, इस शब्द का निर्माण अ बद्ध रूपिम और ज्ञान मुक्त रूपिम के जोड़ से हुआ है। चूंकि ज्ञान मूल शब्द के पूर्व में अ लगा हुआ है, इसलिए अ पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग हुआ। इसी तरह से सुपुत्र में जो शु वृद्ध प्रत्यय है और यह पुत्र के पूर्व लगा हुआ है, तो यह पूर्व प्रत्यय हुआ। दूसरा जो प्रत्यय का प्रकार है वह है मध्य प्रत्यय। इसे अंग्रेजी में इनफिक्स कहते हैं। ये ऐसे बद्ध प्रत्यय हैं जो शब्द के बीच में लगते हैं। इस तरह के प्रत्यय वस्तुतः हिंदी में नहीं पाए जाते हैं, किंतु अरबी और संथाली भाषा में ये पाए जाते हैं। संथाली भाषा का एक शब्द है मंझी। मंझी का अर्थ होता है मुखिया। इस मंझ शब्द में पम मध्य प्रत्यय लगाने से जो शब्द बना मपंझी, तो मपंझ शब्द का अर्थ हुआ मुखिया लोग। तो यहाँ जो पम बद्ध प्रत्यय बीच में लगा, यही मध्य प्रत्यय हुआ। तीसरा है अंत प्रत्यय। अंत प्रत्यय को सफिक्स या फिर प्रत्यय कहा जाता है। अंत प्रत्यय ऐसे बद्ध रूपिम हैं जो किसी शब्द या मुक्त रूपिम के अंत में लगकर नए अर्थ युक्त शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे शब्द है लघुता। लघुता शब्द में ता जो कि एक बद्ध रूपिम है, यह लघु नामक मुक्त रूपिम के बाद में लगा है, इसलिए यह ता अंत प्रत्यय या प्रत्यय हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रत्यय है वह मुख्यतया तीन प्रकार का। पहला है पूर्व प्रत्यय, दूसरा है मध्य प्रत्यय और तीसरा है अंत प्रत्यय। हिंदी में जिन दो प्रत्ययों का अस्तित्व है उनमें पहला कहा जाता है उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वह शब्द के पूर्व में लगते हैं। जैसे शब्द है अधर्म। अधर्म शब्द में अप्रत्यय पूर्व लगा तो शब्द बना अधर्म। और जो प्रत्यय होता है वह शब्द के अंत में लगता है। जैसे ता जो प्रत्यय है वह लघु शब्द के अंत में लगा और शब्द बना लघुता, और यही हुआ प्रत्यय। जो बद्ध रूपिम है उसका जो दूसरा प्रकार है उसे शून्य रूपिम कहा जाता है। शून्य रूपिम क्या है? शून्य रूपिम ऐसा रूपिम है जो प्रत्यक्ष रूप से या भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता है, किंतु उसकी सत्ता अदृश्य रूप से शब्द में निहित रहती है। जब शब्द पद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें रूपिम का कोई ना कोई अंश अदृश्य रूप में अवश्य रहता है या अदृश्य रूप में रहता है, इसलिए इसको शून्य रूपिम कहा जाता है। वाक्य है कि पेड़ खड़ा है और दूसरा वाक्य है कि आदमी खड़ा है। यहां पर आदमी और पेड़ ये दोनों एक वचन हैं, किंतु इसे जब बहुवचन में प्रयोग किया गया तो भी पेड़ खड़े हैं और आदमी खड़े हैं। यहां पर पेड़ एक नहीं एक से अधिक पेड़ों का बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, और आदमी एक से ज्यादा आदमियों का ज्ञान करा रहा है। तो यहां पर जो रूपिम छिपा हुआ है वह रूपिम अदृश्य है, तो वह कौन सा रूपिम हुआ? शून्य रूपिम हुआ। तीसरा जो बद्ध रूपिम का प्रकार है वह है रिक्त रूपिम। रिक्त रूपिम ऐसा रूपिम है जो दो रूपिमों के बीच के रिक्त स्थान को भरने का काम करता है। अंग्रेजी में एक
रूपिम है en। बहुवचन बनाने के लिए जैसे शब्द है ऑक्स, ऑक्स शब्द में en जुड़ा तो बना ऑक्सन। किंतु एक शब्द अंग्रेजी में है चाइल्ड, इस चाइल्ड शब्द में अगर हम en जोड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है वह बनता है चिल्ड्रेन। तो यहां पर चाइल्ड और en के बीच में आर ध्वन्यात्मक रूप आ गया है। तो यह जो ध्वन्यात्मक रूप है यह चाइल्ड और en को जोड़ने का काम कर रहा है, रिक्त को भरने का काम कर रहा है। तो यह कैसा रूपिम हुआ? रिक्त रूपिम हुआ। अगला है संपृक्त रूपिम। संपृक्त का मतलब होता है कि भरा हुआ, ऐसा रूपिम जो अकेले ही अपने आप में कई अर्थों को धारण करने में सक्षम होता है और इनमें अगर प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये अपने व्याकरण के कोटि में परिवर्तन भी कर लेते हैं। इन रूपिमों से हमें एक से अधिक सूचनाएं मिलती हैं। जैसे लड़का शब्द है, लड़का शब्द में जब हम ए प्रत्यय जोड़ देते हैं तो लड़के बन जाता है, इसकी व्याकरणिक कोटि बदल जाती है। लड़का से संज्ञा का तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन इसके पुल्लिंग होने का भी ज्ञान हमें हो रहा है, इसलिए यह संपृक्त प्रत्यय हुआ। जो बद्ध रूपिम हैं, इन बद्ध रूपिमों को प्रकार्य, कार्य या फंक्शन के आधार पर इनके दो भेद किए जाते हैं। पहला है व्युत्पादन और दूसरा है रूप साधक। व्युत्पादन को शब्द साधक भी कहा जाता है। किसी मूल शब्द में प्रत्ययों को जोड़कर नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे व्युत्पादन या शब्द साधक रूपिम कहा जाता है। जैसे शब्द है भारत, इस भारत शब्द में अगर ई प्रत्यय जोड़ दिया गया तो शब्द बना भारतीय। तो यहां पर ई जो है यह कैसा है? व्युत्पादन रूप साधक। दूसरा जो हुआ भारत शब्द है, अगर इसमें वादी जोड़ दिया जाए तो शब्द बना भारतवादी। तो यहां पर जो वादी है यह बद्ध व्युत्पादन रूपिम हुआ। इस तरह से जो व्युत्पादन बद्ध रूपिम है उसको लगा देने से न केवल शब्दों के रूप बदलते हैं बल्कि उनका व्याकरणिक कोट भी बदल जाता है। जैसे लूट किया है और इसमें एरा प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द बन गया लुटेरा, जो कि एक संज्ञा है। दान शब्द है जो संज्ञा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना दानी और यह विशेषण हो गया। सुंदर एक विशेषण शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो सुंदरी नामक संज्ञा शब्द बन गया। फंक्शन के आधार पर जो ये व्युत्पादक रूपिम हैं यह भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। यहां पर प्राथमिक का अर्थ है कि पहला, यानी मूल धातु से जो शब्द बन रहे हैं मूल धातु में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर जब पहली बार जो शब्द बन रहे हैं वे प्राथमिक कहलाते हैं। जैसे पढ़ लिख धातु से पढ़ना और लिखना बना। जब पढ़ना लिखना से कोई अन्य शब्द उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से बनते हैं तो वे द्वितीयक व्युत्पादक रूपिम कहे जाते हैं। जैसे लूटना, यह जो है प्राथमिक रूपिम है, इससे लुटवाना जो बना यह द्वितीयक रूपिम हो गया। दान से दानी जो बना यह द्वितीयक रूपिम हो गया। चाय से चाय वाला जो बना यह द्वितीयक रूपिम हो गया। कार्य के आधार पर
जो रूपिम का प्रकार बताया गया है उसमें दूसरा जो प्रकार है वह रूप साधक रूपिम है। जो रूप साधक रूपिम होता है यह भी मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ करके वाक्य के अनुरूप बनने तथा उसमें व्याकरणिक अर्थ जोड़ देने वाले प्रत्यय को रूप साधक रूपिम कहते हैं। शब्द को पद बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही रूप साधक कहलाती है। यानी जब शब्द पद में प्रयोग किए जाने लगते हैं तो जो प्रक्रिया इसमें काम करती है वह रूप साधक प्रक्रिया कही जाती है। जैसे शेर का जब लिंग परिवर्तन किया गया तो शेरनी बन गया, बच्चा का जब वचन परिवर्तन किया गया तो बच्चे बन गया। हिंदी में जिन रूपमों का निर्माण किया जाता है वे वस्तुतः दो तरीके से किए जाते हैं। पहला जो होता है वह धातु या क्रिया से, दूसरा अन्य विकारी शब्दों से। धातु से जो शब्द हिंदी में या धातु से जो रूपिम हिंदी में बनाए जाते हैं, जैसे कर धातु से आप करा, करें, किया, करता आदि का निर्माण आप कर सकते हैं। अन्य विकारी शब्दों से जो रूपिम बनाए जाते हैं वे संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनाए जा सकते हैं। संज्ञा से जैसे धन है, धन से जो है धनी का निर्माण किया जा सकता है। परेशान शब्द विशेषण है और परेशानी नामक भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। संस्कृत में धातुओं और शब्दों के विविध रूपों का निर्माण किया जाता है, वहां इसलिए विविध रूप और धातु पाए जाते हैं। धन्यवाद।